गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी शिक्षकों का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ये डीएलएड संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए क्यूज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हंटर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए. मुदालियर आयोग, बी. भारतीय शिक्षा आयोग, सी. कोठारी आयोग या डी. उपरोक्त में कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? हंटर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, हंटर आयोग कब अस्तित्व में आया था? दोस्तों, 1882 में। ठीक है। देखिए, रिपन जो थे गवर्नर जनरल, कौन? रिपन, लॉर्ड रिपन, जो कि भारत के कौन थे? गवर्नर जनरल। और 1800 हाँ 1880 से 84 तक ये गवर्नर जनरल थे दोस्तों। ठीक है, 1880 से 84 तक थे। इन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति स्तर की समीक्षा करने के लिए विलियम विल्सन हंटर, देखिए विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था। ठीक है, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। ठीक है, और यह 1882 में हुआ था दोस्तों, आयोग का गठन। तो यह भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रिपन। 1880 से 84 तक तो भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। और इन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति स्तर की समीक्षा करने के लिए एक विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 2 नंबर का प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ए. प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बी. छात्रों को वह करने देना जो उन्हें पसंद है, सी. सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, या डी. शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर का, शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना ही क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। भारत में मारिया मॉन्टेसरी का प्रवास काल था। भारत में मारिया मॉन्टेसरी का प्रवास काल था। ए. 1920 से 1930, बी. 1930 से 1940, सी. 1939 से 1949 या डी. 1939 से 1940। मारिया मॉन्टेसरी दोस्तों, मारिया मॉन्टेसरी जो कि 2.5 वर्ष से दोस्तों 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बालकों के लिए, बालकों के विकास के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण कार्य किए थे दोस्तों, शिक्षण सुधार किए थे।
मारिया मॉन्टेसरी दोस्तों इटली की दोस्तों एक चिकित्सक थी, है ना, एक चिकित्सक थी दोस्तों। और यह 1939 में भारत में आई थी और 10 वर्ष तक इन्होंने भारत में इनका प्रवास काल था दोस्तों, 1939 से 1949 तक। और इन्होंने मद्रास में दोस्तों एक मॉन्टेसरी संघ का भी इन्होंने स्थापना किया था। और यह एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते इन्होंने भारत के मंद बुद्धि या मानसिक विकलांग बालकों पर इन्होंने बहुत सुधारात्मक कार्य किए थे दोस्तों। इसलिए मारिया मॉन्टेसरी भारतीय शिक्षण पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेस के संबंध में आपके क्या विचार है? ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेस के संबंध में आपके क्या विचार हैं? कोचिंग शिक्षक को अध्ययनशील बनाता है तथा उनका ज्ञान वर्धन करता है। बी, यह शिक्षक की गरिमा को काफ़ी हद तक कम करता है। सी, छात्र अगर ट्यूशन से जुड़े हों तो उन्हें स्वाध्याय का समय नहीं मिलता तथा उनका गृह कार्य भी पूर्ण नहीं होता। डी, बी और सी दोनों। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों डीएलएड संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें थोड़ी समझदारी से समय देकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जीके जीएस से जो समय बचता है दोस्तों वो डीएलएड में ही लगेगा। इसीलिए डीएलएड पर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि 75 प्रश्न डीएलएड से ही रहेंगे। राइट आंसर होगा दोस्तों बी एवं सी दोनों। बी एवं सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 5 नंबर का प्रश्न है, अगर बार बार बताने या व्याख्या करने पर भी छात्र एक बिंदु या तथ्य नहीं समझ पाता तब आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? यदि आपके बार बार बताने पर भी छात्र कोई तथ्य को नहीं समझ पाता है तब आप क्या करेंगे? ए, उस छात्र को फटकार कर कक्षा से बाहर कर देंगे। बी, उसे ठीक न होने योग्य मानेंगे और उस पर ध्यान बंद कर देंगे। सी, उस बिंदु या तथ्य को समझाने के लिए अन्य गतिविधि या उपचार या सामग्री का प्रयोग करेंगे। या डी, उस छात्र के माता पिता या अभिभावक को बुलाकर उसकी पढ़ाई के लिए अन्य विकल्प की सलाह देंगे। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर का, उस बिंदु तथ्य को समझाने के लिए अन्य विधि उपचार या सामग्री का उपयोग करेंगे। ठीक है, प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 6 नंबर का प्रश्न है, अजय अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं। वापस आकर वे छात्रों के भ्रमण पर चर्चा करते हैं। यह है क्या है? ए, सीखने के लिए आकलन। बी, आकलन के लिए सीखना। सी, आकलन का सीखना। या डी, सीखने का आकलन। क्या होगा राइट आंसर?
राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर का, सीखने का आकलन। ठीक है, सीखने का आकलन। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के शैक्षिक सुझाव सुझाव थे। ज्योतिबा फुले के शैक्षिक सुझाव थे। ए, प्राथमिक शिक्षा सभी को अनिवार्य। बी, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार। सी, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो। या डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? ज्योतिबा फुले दोस्तों, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे दोस्तों, और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने प्रथम महिला लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना किया था दोस्तों भारत में। ज्योतिबा फुले, जिनका भारतीय शिक्षण शास्त्र में बहुत अमूल्य योगदान है दोस्तों, और भीमराव अंबेडकर जी ज्योतिबा फुले को तीसरा गुरु मानते थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध, कबीर के बाद ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु मानते थे दोस्तों। इन्होंने अपना तीसरा गुरु माना, और इन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति में बहुत सुधारात्मक कार्य किए थे दोस्तों। इनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो, यानी कि उपरोक्त सभी इनके शैक्षिक सुझाव थे दोस्तों। ठीक है, डी नंबर का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 8 नंबर का प्रश्न है, क्या माता पिता को अपने बच्चों को गृह कार्य करने में सहयोग करना चाहिए? हाँ, तब छात्र विद्यालय में अपना गृह कार्य पूरा कर लाएंगे। हाँ, इससे माता पिता को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा। सी, नहीं, यह माता पिता का अतिरिक्त बोझ होगा। डी, नहीं, छात्रों को अपना गृह कार्य स्वयं ही करना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर का। हाँ, इससे माता पिता को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा, यानी कि माता पिता को बच्चों के गृह कार्य में सहयोग करना चाहिए ताकि उनके प्रगति के बारे में पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर का प्रश्न है, कुछ शिक्षक ट्यूशन देते हैं, आपके विचार से इसका क्या कारण है? ए, वे इसके द्वारा यानी कि ट्यूशन देकर पढ़ाए जा रहे विषय के दोहराव का भरपूर अवसर पाते हैं। बी, ट्यूशन उन्हें उपयोगी ढंग से व्यस्त रखता है। सी, वह हमेशा पैसा कमाने में संलिप्त होते हैं। डी, वो छात्रों के कल्याण की गंभीर भावनाओं को पोषित करते हैं। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों सी नंबर का राइट आंसर होगा, वो हमेशा पैसा कमाने में संलिप्त होते हैं। दोस्तों देखने से नहीं लगता कि ये आंसर सही होगा, किंतु यह आंसर सही है। इसलिए दोस्तों डीएलएड में जो भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, निगेटिव प्रश्न तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, और सकारात्मक हल ही देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 10 नंबर का प्रश्न है, कुछ छात्र चुपचाप विद्यालय से भाग जाते हैं, छात्रों के इस आदत को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? ए, जानने का प्रयास करेंगे कि वह विद्यालय से क्यों भाग गए। बी,
प्रधानाध्यापक को उनकी इस आदत के बारे में सूचित करेंगे। सी, ऐसे छात्रों के माता पिता को उनके इस आदत के बारे में सूचित करेंगे। डी, कक्षा में शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों, यदि छात्र विद्यालय से चुपचाप भाग जाते हैं तो इस आदत को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, छात्र यदि विद्यालय से भाग जाते हैं तो इसके लिए शिक्षक ही दोषी हैं। ठीक है, शिक्षक दोषी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो भाग गए। तो हमें पढ़ाई और रुचिकर बनाना है, इसके लिए अन्य गतिविधि का प्रयोग करना है दोस्तों, और इसे और रुचिकर बना लेना है ताकि वो क्लास में बने रहें। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर का, कक्षा में शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो कृपया कर लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर का प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति निम्नलिखित में से किस पर जोर देती है? किस पर जोर देती है दोस्तों? ए, बच्चों का मनोविज्ञान समझने पर। बी, इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण पर। सी, प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण पर। या डी, पठन और लेखन कौशल पर। क्या होगा राइट आंसर? किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति दोस्तों, इस पद्धति को किसने लाया था दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे एक बार जरूर देख लेंगे। फ्रोबेल ने। ठीक है, फ्रोबेल जो कि क्या थे? जर्मन थे, है ना। और इन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति संबंधित किससे है दोस्तों? बालवाड़ी। किससे संबंधित है? बालवाड़ी। बालवाड़ी बोलते हैं दोस्तों, या बोल सकते हैं इसे बच्चों का बगीचा। ठीक है, बच्चों का बगीचा। तो हमारा विद्यालय दोस्तों प्राइमरी सेक्शन बच्चों का बगीचा ही है, ये बालवाड़ी ही है दोस्तों, जहां हम बच्चों को खेल खेल में भी पढ़ाते हैं। तो किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति वही पद्धति है दोस्तों। इसकी संकल्पना किसने की थी? फ्रोबेल ने। ठीक है, फ्रोबेल ने की थी। और इसमें दोस्तों 2 वर्ष से 7 वर्ष, ठीक है, यानी कि आंगनवाड़ी, प्री एजुकेशन एंड, आपको ये बोल सकते हैं इसमें दोस्तों 2 से 7 वर्ष के बच्चों को, 2 से 7 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा पद्धति दी जाती है, खेल खेल में सिखाना है, ये कहाँ है दोस्तों? बालवाड़ी, बच्चों का जो विद्यालय है दोस्तों, जिसे अभी आधुनिक आंगनवाड़ी भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इस शिक्षा पद्धति के संकल्पना किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? फ्रोबेल ने। ठीक है, इसमें दोस्तों मुख्यतः बी नंबर का देखिए, इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण, इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण पर जोर देती है। ठीक है, चलिए बी नंबर का राइट आंसर होगा इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 12 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ए, परिवार से। बी, विद्यालय से। सी, सांस्कृतिक केंद्र से। या डी, धार्मिक संस्था से। क्या होगा राइट आंसर? समाजीकरण का पहला पाठ
दोस्तों बच्चे सामाजिकरण का पहला पाठ अपने परिवार से ही सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद विद्यालय से। तो पहला हो जाएगा परिवार से, दूसरा विद्यालय से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, परिवार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 13 नंबर का प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 की शिक्षण संरचना क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 की शिक्षण संरचना क्या है? ए 10+2+3, बी 10+2+2, सी 5+3+3+4, डी 5+3+4। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? नई शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, इसमें एक बार जरूर इसको देखेंगे। नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आएंगे दोस्तों, एकदम जरूर आएंगे। इसलिए आप नई शिक्षा नीति को एक बार अध्ययन जरूर कर लेंगे दोस्तों। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं एक बार उसे जरूर देख लेंगे दोस्तों। नई शिक्षा नीति जिसे वर्तमान सरकार लाए हैं श्री नरेंद्र मोदी, 1986 के बाद यह नई शिक्षा नीति लागू किया गया दोस्तों 2020 में। 1900 देखिए दोस्तों, ए नंबर का जो है 10+2+3, यह संरचना दोस्तों 1986 का है, ठीक है, 1986 शिक्षा नीति का है। और सी नंबर का दोस्तों देखिए, ये नई शिक्षा नीति का है, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है, 5+3+3+4, यानी कि 5 में दोस्तों 3 साल आंगनबाड़ी, 2 साल 1 और 2 विद्यालय में, फिर 3 साल तैयारी का होगा जो कि 3, 4, 5 क्लास के लिए होगा। फिर नेक्स्ट 3 में है मध्य विद्यालय, 6, 7, 8 एंड लास्ट 4 में होगा 9, 11, 12, ठीक है, 9, 10, 11, 12, यानी कि 5+3+3+4। ये शिक्षा संरचना दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 की है। और 10+2+3 वर्तमान जो भी बिहार में चल रही है दोस्तों 1986 शिक्षा नीति का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 14 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, बालक के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। बालक के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। ए बालक के आर्थिक विकास में, बी बालक के नैतिक विकास में, सी बालक के सर्वांगीण विकास में, या डी बालक के मानसिक विकलांग में। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर का, बालक के सर्वांगीण विकास में, ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास में राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, गीजू भाई बधेका को शिक्षण शास्त्र की प्रमुख विशेषता क्या है? गीजू भाई बधेका की शिक्षण शास्त्र की प्रमुख विशेषता क्या है? ए बच्चों को केंद्रित करके शिक्षा देने पर जोर, बी कहानी सुनाकर शिक्षा देने की प्राथमिकता, सी बच्चों को धीरे धीरे स्कूल में ज़्यादा समय तक रोकना, सी साफ सफाई व अनुशासन को तरीके से लागू करना, या डी ई इनमें से सभी। दोस्तों गीजू भाई बधेका नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। गीजू भाई बधेका जो कि बीपीएससी सिलेबस में भी पूछा दिया गया है दोस्तों, इसलिए सिलेबस आधारित तैयारी करना है दोस्तों। गीजू भाई बधेका शिक्षण शास्त्र से भी प्रश्न आ सकते हैं। गीजू भाई बधेका, ज्योतिबा फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, महात्मा गांधी। तो
अन्य शिक्षा शास्त्री से संबंधित शिक्षण शास्त्र से प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए गिजुभाई बधेका, इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? इसमें देखिए एक ऑप्शन हम जोड़े हैं ई नंबर का, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ये सभी विशेषताएं हैं इनके शिक्षण शास्त्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। ए, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। बी, अध्यापक के उच्च विचार। सी, अध्यापक का उच्च चरित्र। या डी, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर का, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एक छात्र नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। छात्र नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ए, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। बी, बड़ों का सम्मान करने से। सी, संरक्षक द्वारा अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने से। या डी, शिक्षक द्वारा अच्छे आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने से। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? छात्र नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर का, शिक्षक द्वारा अच्छे आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण यानी कि सीखना है। ए, विषय को याद करना। बी, साक्षरता। सी, व्यवहार में परिवर्तन। या डी, ज्ञान प्राप्त करना। राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर का, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक सहायक कौन होता है? शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक सहायक कौन होता है? ए, शासन। बी, सामाजिक संबंध। सी, अभिभावक शिक्षक संबंध। या डी, शिक्षक छात्र संबंध। शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक सहायक कौन होता है? ए, शासन। बी, सामाजिक संबंध। सी, अभिभावक शिक्षक संबंध। या डी, शिक्षक छात्र संबंध। राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर का, शिक्षक छात्र संबंध। ठीक है, शिक्षक छात्र संबंध। चलिए 20 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, स्कूल में बालक की स्वतंत्र और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह कथन किसका है? स्कूल में बालक की स्वतंत्र और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यह कथन किसका है? ए, मॉन्टेसरी का। बी, फ्रॉवेल का। सी, अरस्तु का। या डी, स्किनर का। दोस्तों यह कथन मारिया मॉन्टेसरी का है। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी का कथन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज आप फिर अच्छा प्रदर्शन किए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों
फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कृपया कर दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों हम और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। चलिए, आप लोग ज़रूर सफल होंगे दोस्तों। आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।